हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो कि आज मैं आप लोग को कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी इशूज़ होते हैं उस पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया, कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड उनके इश्यूज़ थे, उनके क्वेश्चंस थे। सारी क्वेरीज़ को मैंने देखा है और फाइनली एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ जिसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊँगी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि यूपी सीएचओ से 199 स्टूडेंट को सिर्फ़ और सिर्फ कास्ट की वजह से उन्हें मतलब वैकेंसी से रिजेक्ट कर दिया गया। तो उन लोगों के साथ साथ में अदर जो भी लोग स्टाफ नर्स वैकेंसी या कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो रोल प्ले करता है वो होता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो आज मैं उसी से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप भी नर्सिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हो और आप भी हमेशा फॉर्म अप्लाई करते हो तो इस बात पे ज़रूर ध्यान देना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी भी कैटेगरी के हो, अगर आप जैसे ओबीसी हो या फिर आप एससी कैटेगरी में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो वैकेंसी में रिजर्वेशन देता है, उसकी अलग से सीट फिक्स होती है। तो अगर आप ओबीसी के लिए अप्लाई करोगे तो उसकी जो कट ऑफ होती है थोड़ी कम जाती है, तो आपको थोड़ा छूट मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट कितने टाइप्स के होते हैं तो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले एक होता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट और एक होता है स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट। सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट मतलब दोनों का फॉर्मेट चेंज होगा। तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है वो ऑल इंडिया में आप किसी भी, अगर मान लो कि आप ऑल इंडिया की वैकेंसी कहीं पे अप्लाई करना चाहते हो, जैसे कि आप एम्स के लिए या फिर ईएसआईसी डीएसएसबी अदर किसी भी जैसे आप यूपी से हो और अगर आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी अप्लाई करना चाहते हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसके फॉर्मेट में मतलब इंडिया में जितनी भी जाति आती हैं तो उन सारी जाति के लिए उसमें इंक्लूड रहता है कि जितनी भी जातियाँ आती हैं उस कास्ट सर्टिफिकेट में इंक्लूड रहता है। लेकिन आपको अगर अदर स्टेट में आप अप्लाई करते हो किसी फॉर्म के लिए तो आपको वहाँ पे जनरल काउंट किया जाता है, जनरल कैटेगरी में आते हो लेकिन फिर भी वो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो ये हो गया सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। और दूसरा स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, जैसे आप यूपी के हो तो यूपी गवर्नमेंट एक अपना स्टेट का एक कास्ट सर्टिफिकेट जारी करता है जिसमें यूपी में जितनी भी जातियों के लोग होते हैं उसमें पूरा डिटेल उसमें लिखा होता है। तो अगर आप स्टेट में कोई भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो, अगर यूपी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी वैकेंसी आती है जैसे कि यूपी एनएचएम हो गया, यूपी सीएचओ हो गया, फिर यूपी पीएससी हो गया, तो आपको वहाँ पे स्टेट वाली जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो लगानी होती है। अगर आपके पास स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सेंट्रल भी लगा सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उस वैकेंसी में कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट मांगा है। तो अगर यूपीपीएससी की बात करूँ तो यूपीपीएससी में सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था और उसके लिए उन्होंने स्पेसिफिक एक जो आता है फॉर्मेट सेंट्रल गवर्नमेंट का वो उन्होंने जारी किया था। तो उसी फॉर्मेट में यूपीपीएससी का जो फॉर्म था उसमें भरना था, उसमें सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाना था। अगर आपने सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगा लिया तो वो ऑल इंडिया के लिए वैलिड होता है, लेकिन कभी कभी वैकेंसी में बोलता है कि सेंट्रल का सर्टिफिकेट नहीं, आपको जिस स्टेट में अप्लाई किया उसी का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यूपी से हो तो आप यूपी का ही स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, अदर स्टेट में नहीं बनवा सकते हो। अगर अदर स्टेट का आपको बनवाना है तो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है कि कौन सा सर्टिफिकेट कहाँ लगा सकते हो। तो अभी मैंने बताया कि जो सेंट्रल वाला होता है वो ऑल इंडिया के लिए वैलिड होता है। ऑल इंडिया में कोई भी फॉर्म भरोगे तो आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे आप एडमिशन के लिए कहीं पे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर कोई वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, जैसे ईएसआईसी हो गया, डीएसएसबी हो गया, पीजीआई हो गया, ये सारी चीज़ें, तो उसमें आप सेंट्रल का लगा सकते हो। फिर उसके बाद कितने दिनों तक कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होता है, तो वैसे अभी न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 3 साल के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होता है। लेकिन बहुत जगह पे क्या होता है कि साल भर के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो आप हमेशा 3 साल का वेट ना करें, अपने कास्ट सर्टिफिकेट को हमेशा अपडेट करते रहें, रिन्यूअल करते रहें, ताकि फर्दर कभी भी वैकेंसी में अगर डेट के अंदर का मांगे तो आप उसके लिए आप एलिजिबल हो। जैसे कि अभी एम्स नॉसेट का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें जनवरी के बाद का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा था। तो 3 साल के अंदर का आपका होगा तभी भी आपको नया बनवा के सबमिट करना था, ये ऐसा दिया हुआ था। नेक्स्ट है
क्या फॉर्म भरने के बाद कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होता है? तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी कोई फॉर्म निकले तो आप उसको फॉर्म को पूरी डिटेल में पढ़ें कि उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है। और जब भी कोई फॉर्म भरें तो जो जो चीज़ें उसमें मांगी गई हैं वो वैलिड डेट का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो उस टाइम में आप चेक करो कि जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है उसका डेट वैलिड है कि नहीं, 3 साल के अंदर का होना चाहिए। बाद में अगर उस वैकेंसी का रिजल्ट साल 2 साल के बाद भी आता है तब भी आपको वही कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होता है जो आपने फॉर्म भरते टाइम में अप्लाई लगाया हुआ था। बाद में भी आप जब वेरिफिकेशन करवाने जाओ तो आप एक नया कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लो, लेकिन जो वैलिड होता है वो फॉर्म भरते टाइम जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था वही सर्टिफिकेट वो लोग मांगते हैं। तो हमेशा ये बात जान लो कि जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया वो फॉर्म भरते टाइम न्यू होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए, उसका डेट होना चाहिए। बाद में आप कोई भी अपडेट करते हो तो वो वैलिड नहीं होता है। कहीं कहीं पे ले लिया तो आपका लक समझो, लेकिन कहीं भी वैकेंसी में फॉर्म भरने के बाद का कुछ भी आप वो अलाउ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कि क्यों होता है कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट। तो मैंने यही बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजेक्ट होता है वो इसी रीज़न से कि जब आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम में जो आपने कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था वही उनको देना होता है। बाद में अगर वो आप उनको नहीं दे पाते हो तो इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजेक्ट हो जाता है। अगर कास्ट सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो जाता है तो आपका जो कैटेगरी होता है वो जनरल कर दिया जाए। जैसे आप SC कैंडिडेट हो और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर रिजेक्ट हो गया तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। लेकिन जनरल की आपकी सीट तब तक नहीं मिलेगी जब तक जनरल के रैंक में आप नहीं होगे। और जनरल के रैंक में अगर आप हो भी तो अगर पहले के मतलब फ़र्स्ट टाइम जो लिस्ट जारी हुई अगर उसमें सीट खाली नहीं है तब आपको जनरल की भी सीट नहीं मिलेगी। मतलब जनरल में अगर सीट रहेगी तभी आपको मिलेगी, नहीं तो वो रिजेक्शन लिस्ट में आ जाएंगे। ऐसा ही UP में भी हुआ है कि जो भी OBC कैंडिडेट थे उनके कास्ट सर्टिफिकेट जो रिजेक्ट हुए तो रिजेक्शन के बाद उनको जनरल में काउंट किया गया। लेकिन जनरल में मतलब टोटल की 2800 सीटें तो उन्होंने लिस्ट निकाल दी थी, तो जनरल में भी सीटें नहीं बची थी, इस वजह से उनको रिजेक्टेड लिस्ट में डाला गया। तो ये थी मेरी आज की पूरी अपडेट। अगर आपको भी कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और UPPSC में मैं स्पेशली बताऊंगी कि अगर UPPSC में आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था तो उसमें आप जो एडवर्टीजमेंट है आप उसमें देखना 2 नंबर के कॉलम में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी सर्टिफिकेट आप लगाओगे, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, या फिर इनकम सर्टिफिकेट हो, या फिर EVS सर्टिफिकेट हो, वो सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन सबमिशन के लास्ट डेट के पहले बना हुआ होना चाहिए वैलिड। और अगर आप बाद में कोई भी चीज़ उसमें लगाए हो तो वो उतना वैलिड नहीं होगा और फॉर्म भरने के पहले का वैलिड होगा। आई थिंक मैंने सारे क्वेश्चंस के इसमें आंसर दे दिए हैं। आप जब भी कोई फॉर्म आए तो आप उसको वेरी केयरफुली आप किसी भी फॉर्म को पहले केयरफुली भरें कि उसमें कौन सा सर्टिफिकेट मांगा है और वैलिड डेट का ही लगाएं। अगर आप निवास प्रमाण पत्र पुराना है तो चल जाएगा, क्योंकि उससे आपको कोई भी मतलब सुविधा नहीं मिलती, उससे आपको कहीं पे भी कैटेगरी में कोई भी वरीयता नहीं मिलती है। तो कास्ट सर्टिफिकेट को छोड़ के अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो वो अगर वैलिड डेट का भी नहीं होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो वैलिड डेट का होना चाहिए। तो जब भी कोई अब नर्सिंग की वैकेंसी आप भरने जाओ, चाहे किसी भी फील्ड की वैकेंसी भरने जाओ, तो सबसे पहले आप देख लो कि आपके पास पूरे सर्टिफिकेट है कि नहीं है ओरिजिनल फॉर्म में। और हमेशा अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, मुश्किल से 100 रुपये लगते हैं। हमेशा अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करो, जरूरी नहीं है कि 3 साल के बाद ही अपडेट करो, आप पहले भी उसको अपडेट कर सकते हो। हर 6 मंथ में या फिर हर साल आप उसको अपडेट कर सकते हो, ताकि फ़र्दर कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। और जब भी फॉर्म भरें तो एक बात और नोटिस करें कि अगर आप वैकेंसी कोई निकलती है तो अपने पढ़ें और साथ में अब जो फ्रेंड वगैरह हैं उनसे भी वो वैकेंसी के बारे में पूछें। इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो सकता है कि आपके फ्रेंड ने कुछ उस वैकेंसी में नई चीज़ें देखी हो और आपको पता ना चल पाया हो। तो जब भी फॉर्म भरें बहुत अच्छे से केयरफुली फॉर्म भरें, नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है आपने पूरे साल तैयारी की और एग्ज़ाम में अच्छा खासा रैंक भी ला दिया और एक माइनर सा सर्टिफिकेट इशू की वजह से आप अगर सेलेक्टेड नहीं हो पाते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। तो ये चीज़ बहुत ही माइनर है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं इशू क्रिएट करता है। तो अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दी है आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भी कास्ट सर्टिफिकेट या फिर किसी भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी इशू है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।